तो हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। तो बच्चों, यदि आप टीजीटी और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि वैदिक सूत्रों के गरिमा में उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिन अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। उपयुक्त विचार विद्यानिवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखे हैं? तो आपको ये बताना है कि ये विचार जो है विद्यानिवास मिश्र ने अपने किस निबंध की भूमिका में लिखा है। ए कह रहा है देश धर्म और साहित्य, बी कह रहा है पीपल के बहाने, सी कह रहा है चितवन की छांव और डी कह रहा है सीरीज की याद आई। तो आपको ये बताना है कि ये विचार जो है विद्यानिवास मिश्र ने अपने किस निबंध की भूमिका में आ, लिखा है। तो बच्चों, विद्यानिवास मिश्र ने चितवन की छाह की भूमिका में जो है यह बात लिखी है। तो पहले का विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर दूसरे की। दूसरे में कह रहा है कि अगे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया है कि ज्वां कृष्टाक के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है, उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली है। तो आपको बताना है कि यह बात किस निबंध में इन्होंने स्वीकार की है। ए कह रहा अद्यतन, बी आत्मनेपद, सी कह रहा त्रिशंकु और डी कह रहा धार और किनारे। तो दूसरे का उत्तर बताना है कि अगे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में इस बात को स्वीकार किया है। अद्यतन में, आत्मनेपद में, त्रिशंकु में, धार और किनारे में। तो बच्चों, दूसरे का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मनेपद में। तो विकल्प बी जो है वो दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर तीसरे की। तीसरे में कह रहा है कि कविता क्या है, निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है। ए कह रहा है चिंतामणि भाग, तो यहाँ बच्चों भाग एक है, ये भाग एक। चिंतामणि भाग दो, चिंतामणि भाग तीन और चिंतामणि भाग चार। तो आपको बताना है कि कविता क्या है। जो निबंध है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आपको बताना है कि शुक्ल जी के किस भाग में जो है ये कविता संकलित है। चिंतामणि भाग एक में, चिंतामणि भाग दो में, चिंतामणि भाग तीन में या चिंतामणि भाग चार में। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा चिंतामणि भाग एक में। तो विकल्प ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर तीसरे का सही हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर चौथे की। चौथे में कह रहा है कि आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचरित्व की चाह रीतिकाल से ही भी कुछ बड़ी चढ़ी है, ये कथन किसका है? तो आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए कह रहा है नंद किशोर नवल, बी बाबू गुलाब राय, सी कह रहा है मुक्तिबोध और डी कह रहा है मलयज। तो आपको बताना है कि आज का हिंदी निबंध जो है वो साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचरित्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है, ये कथन किसका है? नंद किशोर नवल का है, बाबू गुलाब राय का है, मुक्तिबोध का है या मलयज का है। तो ये आपको बताना है। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा बाबू गुलाब राय। विकल्प बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर पांचवें की। पांचवें में कह रहा है कि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। आपको बताना है कि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। पहला कह रहा है पदम सिंह शर्मा, दूसरा कह रहा है काशीनाथ सिंह, तीसरा कह रहा है श्याम बिहारी मिश्र और चौथा कह रहा है राधाचरण गोस्वामी। तो आपको नीचे दिए गए विकल्प में से चुनाव करना है। ए कह रहा है पहला और चौथा, बी कह रहा है दूसरा और तीसरा, सी कह रहा है दूसरा और चौथा और डी कह रहा है पहला और दूसरा। तो आपको इसका उत्तर पांचवें का बताना है। तो बच्चों, इसमें उत्तर हो जाएगा दूसरा और चौथा हो जाएगा, अर्थात विकल्प सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर पांचवें का उत्तर। बात
सवाल नंबर छठवें में कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? तो आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में संकलित है? ए कह रहा अशोक के फूल, बी कह रहा कल्पलता, सी कुटज और डी कह रहा आलोक पर्व। तो आप बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध उनके किस निबंध संग्रह में संकलित है? अशोक के फूल में, कल्पलता में, कुटज में या आलोक पर्व में। तो आपको छठवीं का उत्तर बताना है। तो बच्चों अ, नाखून क्यों बढ़ते हैं? कल्पलता में संकलित है, तो विकल्प बी जो है वो छठवें का सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर सातवें की। सातवें में कह रहा है कि शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित है? तो आपको बताना है कि शिव शंभू के चिट्ठे जो है वो किसको संबोधित है? ए कह रहा है वारेन हेस्टिंग्स को, बी लॉर्ड रिपन, सी कह रहा है लॉर्ड क्लाइड और डी कह रहा है लॉर्ड कर्जन। तो आपको बताना है कि शिव शंभू के चिट्ठे जो है वो किसको संबोधित करके लिखा गया है। बाल मुकुंद गुप्त का ये निबंध है। तो आपको बताना है कि किसको संबोधित करके लिखा गया है। वारेन हेस्टिंग्स को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड क्लाइड को या लॉर्ड कर्जन को। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ये लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा गया है। तो विकल्प डी जो है वो सातवें का सही हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर आठवें की। आठवें में कह रहा है कि न ऐसा कोई ज्ञान है, न शिल्प है, न विधा विद्या है, न ऐसी कोई कला है, न कोई योग है, न कोई कार्य ही है जो इस नाट्य में प्रदर्शित न किया जाता हो। नाटक के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि नाटक के संदर्भ में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए कह रहा है भरत मुनि, बी वामन, सी भामा और डी कह रहा है दंडी। तो आपको बताना है कि यह जो है कथन अ, किसके द्वारा कहा गया है। भरत मुनि के द्वारा, वामन के द्वारा, भामा के द्वारा या दंडी के द्वारा। तो बच्चों ये कथन जो है वो भरत मुनि के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर आठवें का। बात करेंगे सवाल नंबर नवे की। नवे में कह रहा है कि आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किस आलोचक के द्वारा कहा गया है। ए कह रहा है नेमीचंद जैन, बी कह रहा है बच्चन सिंह, सी कह रहा है गिरीश रस्तोगी और डी कह रहा है जयदेव तनेजा। तो आपको बताना है कि आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? नेमीचंद जैन के द्वारा, बच्चन सिंह के द्वारा, गिरीश रस्तोगी या जयदेव तनेजा। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा बच्चन सिंह। विकल्प बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 9 का। तो देखते हैं सवाल नंबर 10वां। 10वां कह रहा है कि ढलमल ढलमल चंचल अंतल झलगल झलगल तारा पंक्ति में मुख्यतः वर्णन है। तो आप बताना है कि इन पंक्तियों में मुख्यतः किसका वर्णन है। नदी की धारा का, नीले आकाश का, चांदनी रात का या साड़ी के आंचल का। तो 10वें का उत्तर आपको देना है। तो बच्चों 10वें का उत्तर जो हो जाएगा वो विकल्प ए हो जाएगा, नदी की धारा का। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 11 की। 11 में कह रहा है कि छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं। आपको बताना है कि छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है। ए जयशंकर प्रसाद, बी मुकुटधर पांडे, सी कह रहा है श्रीधर पाठक और डी कह रहा है नंदुलारे वाजपेयी। तो आपको बताना है कि छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख किसने लिखा था। जयशंकर प्रसाद ने, मुकुटधर पांडे ने, श्रीधर पाठक ने या नंदुलारे वाजपेयी ने। तो बच्चों छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख जो है वो मुकुटधर पांडे का रहा। तो विकल्प बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर 12 की। 12 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है। तो आपको बताना है कि कौन सी कृति जो है वो प्रतिबंधित रही है। ए भारत भारती, बी बंदिनी, सी झांसी की रानी और डी चिंगारियां। तो बताना है कि कौन सी कृति जो है वो प्रतिबंधित रही है। भारत भारती, बंदिनी,
झांसी की रानी या चिनगारियां? तो बच्चों जो प्रतिबंधित रही है वो चिनगारियां रही हैं। तो विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की कृति है ये। चलिए बात करते हैं अब सवाल नंबर 13 की। 13 में कह रहा है कि भावुकता और विक्षोभ के अवसर पर निकले हुए शब्द संस्कारों की मर्यादा इस तरह से नहीं मिटा सकते हैं, और इसलिए कि आदर्श उनका आधार नहीं होता, परीक्षा की आंच में ठहर भी नहीं सकते। यह कथन किस नाटक से उद्धृत है? तो आप बताना है कि यह कथन जो है वो किस नाटक से लिया गया है। भावुकता और विक्षोभ के अवसर पर निकले हुए शब्द संस्कारों की मर्यादा इस तरह नहीं मिटा सकते, और इसलिए कि आदर्श उनका आधार नहीं होता, परीक्षा की आंच में ठहर भी नहीं सकते। यह कथन जो है वो किस नाटक से लिया गया है? ए कह रहा है अंधायुग, बी कोणार्क, सी सिंदूर की होली, और डी कह रहा है कामना। तो आप बताना है कि किस नाटक से इस कथन को लिया गया है। तो बच्चों ये कथन जो है वो सिंदूर की होली से लिया गया है। तो विकल्प जो है वो आपका सी सही हो जाएगा। और कमेंट में आप जरूर बताएं कि सिंदूर की होली जो है वो किसके द्वारा लिखा गया नाटक है। बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर 14 की। 14 में कह रहा है कि यह हिंदी के हजार वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के संबंध में यह विचार किसका है? तो बच्चों क्या भूलूं क्या याद करूं जो आत्मकथा है वो हरिवंश राय बच्चन की है। उसके संदर्भ में यह कथन जो है किसका है, यह विचार किसका है? ए कह रहा है राजेंद्र यादव, बी कह रहा है धर्मवीर भारती, सी कह रहा है बच्चन सिंह, और डी कह रहा है नामवर सिंह। तो आपको बताना है कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के संबंध में यह विचार किसका है? तो बच्चों 14 का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यह विचार जो है वो धर्मवीर भारती के हैं। तो बी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे इस सवाल नंबर 15 की। 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है? आपको बताना है कि किस विद्वान ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। आचार्य शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। तो आपको ये बताना है कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। तो बच्चों सरहपा को हिंदी का पहला कवि जो है वो पंडित राहुल सांकृत्यायन ने माना है। तो विकल्प जो है डी आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 16 की। 16 में कह रहा है कि आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? तो आपको बताना है कि शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है। ए कह रहा है रास से, बी रसायन से, सी रहस्य से, और डी कह रहा है रासक से। तो आप बताना है कि शुक्ल जी ने रासों का संबंध जो है किस शब्द से माना है। रास से, रसायन से, रहस्य से, या रासक से। तो बच्चों शुक्ल जी ने संबंध जो है वो रसायन से माना है। तो विकल्प बी जो है वो आपका 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 17 की। 17 में कह रहा है कि पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज राशों को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं। तो आपको बताना है कि पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज राशों को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर भूलर, कविराज कविराज श्यामलदास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो आप बताना है कि पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज राशों को अप्रमाणिक किस विद्वान ने माना था? तो बच्चों ये विद्वान थे डॉक्टर बुलर। विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा सवाल नंबर 17 का। बात करेंगे सवाल नंबर 18 की। 18 में कह रहा है कि गद्य पद मिश्रित चंबू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? आपको बताना है कि गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति निम्न में कौन सी है? ए कह रहा है वर्ण रत्नाकर, बी उक्त व्यक्ति प्रकरण, सी कह रहा है राउरबेल, और डी कह रहा है परमात्मा प्रकाश। तो बताना है कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की जो प्राचीनतम हिंदी कृति है वो कौन सी है। तो बच्चों 18 का उत्तर सही हो जाएगा विकल्प सी, राउरबेल, जो कि रोडा कवि के द्वारा लिखी गई है। तो 18 का सी विकल्प सही हो जाएगा। बात करेंगे इस सवाल नंबर 19 की। 19 में कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ऐसा मानने वाले विद्वान हैं। आपको ये बताना है कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य किसने माना है। ए कह रहा है कविराज श्यामलदास, बी आचार्य शुक्ल,
सी गौरी शंकर हीराचंद ओझा और डी मुंशी देवी प्रसाद। तो आपको बताना क्या है, ये कि पृथ्वीराज राजू को हिंदी का पहला महाकाव्य किसने माना है? तो बच्चों ये शुक्ल जी ने की मान्यता है। तो विकल्प बी जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। और बच्चों आज का अंतिम सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नहीं लिखा गया है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वो हजार प्रसाद द्विवेदी द्वारा नहीं लिखा गया है। ए करें हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बी करें हिंदी साहित्य की भूमिका, सी करें हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और डी करें हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो बताना है कि कौन सा ग्रंथ जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो बच्चों इसका विकल्प पहला सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये जो है बच्चन सिंह की रचना है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।